हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी या हम ये भी कह सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत आता है। और आज का हमारा जो टॉपिक है रिसर्च एथिक्स और एथिकल प्रिंसिपल्स एंड इश्यूज इन रिसर्चेस, या अगर हम हिंदी में बात करें तो शोध में नैतिक सिद्धांत एवं समस्याएं। तो देखिए, रिसर्च एथिक्स या प्रिंसिपल्स ये होते क्या हैं, इससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि एथिक्स होता क्या है। यानी कि एथिक्स आप लोगों ने सुना होगा, एथिक्स नाम सुना होगा, नैतिक सुना होगा, या मोरालिटी भी कभी कभी हम इसे कहते हैं। तो ये होता क्या है, देखिए एथिक्स क्या है। एथिक्स, मोरालिटी ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट हैं, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट हैं जिसको फॉलो करते हुए, जिसके दायरे में रहते हुए हमें कोई भी कार्य करना होता है। जैसे देखिए, सोसाइटी के अपने एथिक्स हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अपने कोड ऑफ कंडक्ट हैं, जिसके दायरे में रहकर ही हम हर एक इंसान को बिहेवियर करना होता है। यदि आप सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग जो है बिहेवियर नहीं करते हैं, तो लोग आपको अनैतिक कहते हैं या अनैतिक व्यक्ति कहते हैं और आपकी अवहेलना करते हैं। इस तरीके से जब रिसर्च हम करते हैं, रिसर्च प्रोसेस करते हैं या कोई शोध कर रहे होते हैं, तो उसमें भी हमें रिसर्च के एथिक्स को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसी के दायरे में रहते हुए, उसी के लिमिटेशन में रहते हुए किसी भी शोधकर्ता को शोध करना होता है। यदि हम रिसर्च एथिक्स के बियॉन्ड जाकर कोई भी शोध करते हैं, तो वो जो हमारा रिसर्च है उसके कोई मायने नहीं होंगे, उसके कोई मायने रिसर्च के फील्ड में नहीं होंगे। तो इसी तरीके से कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हुए हम जो है कि रिसर्च करते हैं और हमें करना होता है। तो देखिए होता क्या है, अगर हम बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा, जैसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA और ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी 1993, इन लोगों ने मिलकर कुछ ऐसी समस्याओं की पहचान की है जिन पर विचार करके तय किया जा सकता है कि जो रिसर्च एथिक्स हैं वो क्या होने चाहिए। कौन कौन से रिसर्च एथिक्स हैं जिनका ध्यान किसी भी रिसर्चर को रखना होता है, कौन कौन से रिसर्च एथिक्स हैं जिनका ध्यान किसी भी रिसर्च को रखना होता है। तो देखिए होता क्या है कि कभी कभी शोध अध्ययन का स्वरूप जो है ऐसा होता है, कभी कभी शोध अध्ययन का स्वरूप ऐसा होता है कि वह व्यवहारिक दृष्टिकोण से तो संभव है। वो क्या है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से तो संभव होता है, बिहेवियरल दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से तो संभव होता है। लेकिन अगर हम बात करें नैतिक दृष्टिकोण से तो उसे करना संभव नहीं है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि अर्ली डेप्रीवेशन का, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, अर्ली डेप्रीवेशन या कह लीजिए इसको आरंभिक वंचन। जब आरंभिक वंचन का संज्ञानात्मक विकास पर कोई भी शोधकर्ता प्रभाव देखना चाहता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, अर्ली डेप्रीवेशन का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर कोई भी शोधकर्ता प्रभाव देखना चाहता है, तो वो व्यवहारिक दृष्टिकोण से तो इसे एक उत्तम शोध माना जाएगा, लेकिन नैतिक दृष्टिकोण से ये अच्छा शोध नहीं है। क्यों? क्योंकि आरंभिक वंचन का मतलब क्या हुआ कि बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर देना, बच्चों को शुरुआत के वर्षों में, उनकी बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में उनकी माता पिता से दूर करके उनका पालन पोषण करना। अब आप ही सोचिए
कि क्या कोई भी पेरेंट्स इस अध्ययन के लिए तैयार होगा कि उनका बच्चा उनसे दूर रखा जाए और फिर उसके ऊपर, उसके संज्ञानात्मक विकास पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जांच की जाए। तो इस तरीके से क्या है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से तो ये एक उत्तम शोध है, लेकिन नैतिक दृष्टिकोण से ये एक उत्तम शोध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मानव शिशुओं को हम, जो मानव के बच्चे हैं, उनको हम पशुओं की तरह उनकी आरंभिक बाल्यावस्था से अलग नहीं कर सकते हैं, वंचित वातावरण में नहीं रखा जा सकता है, ना तो कोई पेरेंट्स ही इसकी इजाज़त देगा। तो इसीलिए आज हम लोग बात करेंगे कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी 1993 ने मिलकर कुछ रिसर्च एथिक्स बताए हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला जो रिसर्च एथिक्स है आपका, पहला है आपका इन्फॉर्म्ड कंसेंट, सूचित अनुमति। अब सूचित अनुमति होता क्या है? देखिए, या इसमें होता क्या है, जब आप एज अ रिसर्चर जब आप कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आपके रिसर्च के सभी जरूरी पहलुओं के बारे में पता होना चाहिए कि आपका एम क्या है, इस रिसर्च से क्या प्रभाव पड़ेगा सब्जेक्ट्स पर, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, मतलब आपका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में सब्जेक्ट्स को पता होना चाहिए। यानी कि जहाँ तक एवं जब जब संभव हो, शोधकर्ता या रिसर्चर को रिसर्च के उन सभी पहलुओं के बारे में सब्जेक्ट्स को बतला देना चाहिए या प्रयोज्यों को बतला देना चाहिए जो शोध में भाग लेने की उनकी इच्छा को प्रभावित करता हो। ठीक है, अब आगे हम बात करें तो क्या कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि क्या होता है कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी सीधे सूचित अनुमति नहीं प्राप्त हो पाती है। जब शोध अध्ययन में भाग लेने वाले जो प्रयोज्य होते हैं, या कोई मान लीजिए बच्चा होता है या वयस्क होता है जिसकी समझ बूझ बहुत धीमी होती है या संचार क्षमता नहीं होती है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, इनसे सूचित अनुमति नहीं ली जा सकती है, यानी कि इन्फॉर्म कंसेंट उनसे नहीं किया जा सकता है। तो इस ढंग की परिस्थिति से निपटने के लिए क्या होता है, जो रिसर्चर्स होते हैं वो उनके पेरेंट्स से क्या लेते हैं, अनुमति लेते हैं, परमिशन लेते हैं। किससे? उनके पेरेंट्स से अनुमति लेते हैं। और जो रिसर्चर है कोई भी दबाव नहीं बना सकता है किस पर, सब्जेक्ट्स पर, कि वो उसके शोध में शामिल हो ही हो। अगर कोई सब्जेक्ट्स जो सब्जेक्ट्स अपनी स्वेच्छा से, सेल्फ से, खुद से रिसर्च में शामिल होना चाह रहा है, केवल उसी को रिसर्चर अपने शोध में ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता। तो पहला रिसर्च एथिक्स था इन्फॉर्म्ड कंसेंट। सेकंड वन है आपका प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी सहभागियों की सुरक्षा एवं कल्याण का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, शोध में होता क्या है, रिसर्चेस, कई प्रकार के रिसर्चेस हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक रिसर्चेस हैं, उसमें एथिकल कोड्स में इस बात पर बल डाला गया है कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनके वेलफेयर का ध्यान रखा जाए, मतलब उनको किसी प्रकार की हानि ना हो, किसी भी प्रकार का लॉस ना हो। इस बात का पुख्ता इंतजाम किसके करना चाहिए, रिसर्चर को करना चाहिए कि किसी भी प्रकार का फिजिकल या मेंटल हार्म सब्जेक्ट्स को ना हो। इस बात का क्या ध्यान रखना होगा, किसे? इस बात का ध्यान रखना होगा रिसर्चर को, यानी कि किसी भी प्रकार की हानि या जोखिम से बचाना चाहिए, किसे? सब्जेक्ट्स को। ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये रिसर्चर की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह अगर उस रिसर्च का कोई दुष्परिणाम भी सब्जेक्ट्स पर पड़ रहा है तो वो उसे मिनिमाइज करे या उसको क्या करे, उसको हटा दे। ठीक है, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो ये इस शोध को क्या माना जाएगा, अमान्य समझा जाएगा। देखिए, अगला पॉइंट है डिसेप्शन, धोखा
यूज ऑफ डिसेप्शन। तो डिसेप्शन क्या है, रिसर्च में डिसेप्शन का मतलब क्या हुआ? तो अगर हम बात करें तो देखिए, कुछ रिसर्चेस या कुछ स्टडीज़ ऐसी होती हैं, कुछ रिसर्चेस या कुछ स्टडी अध्ययन का स्वरूप ऐसा होता है कि शोधकर्ता के लिए उन सभी बातों को सब्जेक्ट से कहना संभव नहीं हो पाता है, प्रयोज्यों से कहना संभव नहीं हो पाता है जिसे उन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से जो सब्जेक्ट का व्यवहार है वो प्रभावित हो सकता है जिसका अध्ययन होने वाला है। यानी कि देखिए, कभी कभी रिसर्चर क्या करते हैं, अपने रिसर्च में कुछ बातों को सब्जेक्ट्स को नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि वो डरते हैं कि जो सब्जेक्ट्स का नेचुरल बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? आर्टिफिशियल बिहेवियर में। तो इस डर की वजह से जो रिसर्चर हैं सब्जेक्ट्स को पूरी बात नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका नेचुरल बिहेवियर ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ना कि आर्टिफिशियल बिहेवियर। इतना ही नहीं, कभी कभी क्या होता है कि ऐसी भी परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसमें सब्जेक्ट को बिना गुमराह किए विशेष जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का अध्ययन संभव है नहीं हो पाता है। देखिए, कभी कभी होता क्या है, कुछ रिसर्चेस ऐसी हैं जिसमें सब्जेक्ट्स को गुमराह किए बिना वो स्टडी की ही नहीं जा सकती है। लेकिन अगर हम अगर हम एथिकल टर्म में देखें तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। रिसर्च इसकी अनुमति नहीं देता है। लेकिन जब कोई रिसर्चर ऐसा करता है अपने रिसर्च में, अपनी स्टडी में, तो इसे बोलते हैं इंटेंशनल डिसेप्शन। इसे क्या कहते हैं? साभिप्राय धोखा। यानी कि रिसर्चर को ये पता है कि ये रिसर्च के एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एथिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने सब्जेक्ट्स के साथ इंटेंशनल या साभिप्राय लिखा है, साभिप्रिया ना समझिएगा, साभिप्राय डिसेप्शन करता है। तो लेकिन इसमें क्या है कि इसको दूर करने का एक तरीका है कि रिसर्चर को ऐसे विकल्प ढूंढना चाहिए कि उसे अपने सब्जेक्ट के साथ इंटेंशनल डिसेप्शन करने की क्या हो, नौबत ही ना आए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डीब्रीफिंग ऑफ सब्जेक्ट्स या डीब्रीफिंग, यानी कि प्रयोज्यों को प्रयोग के बाद प्रयोग के बारे में जानकारी देना। प्रयोज्यों को प्रयोग के बाद प्रयोग के बारे में जानकारी देना। देखिए, होता क्या है, जब आप एज अ रिसर्चर, जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो गई है, स्टडी कंप्लीट हो गया है, तो आपको अपने सब्जेक्ट्स को, आपने जो सैंपल सेलेक्ट किए हैं उन्हें इसकी जानकारी देना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। जानकारी देना मस्ट है। ये रिसर्च के एथिक्स हैं। देखिए क्या है कि इसमें होता क्या है कि जितने भी सब्जेक्ट्स जो हैं भाग लेते हैं स्टडी में, उसमें डेटा कलेक्शन के बाद उन्हें अध्ययन के स्वरूप के बारे में पूछे जाने वाली जो बातें हैं जो उनको बता देना चाहिए। यानी जो सब्जेक्ट्स के जो भी क्वेश्चंस हैं, सैंपल्स के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी मन में प्रश्न हैं, उनको रिसर्चर को क्या है, साफ साफ बता देना चाहिए, ताकि इससे जो है कि उनको स्पष्ट हो जाए कि उनके मानसिक और शारीरिक रूप से उन्हें कोई भी हानि नहीं हुई है। यानी कि शोधकर्ता को शोध प्रक्रिया के साथ हुए अपने अनुभवों को बतला देना चाहिए, ताकि अगर शोध का कोई अप्रत्याशित प्रभाव हुआ हो तो उससे क्या किया जा सकता है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, यदि शोधकर्ता यह महसूस करता है कि सब्जेक्ट्स पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ गया है, तो उसे दूर करने के लिए कुछ एक्टिव इंटरवेंशन, कुछ सक्रिय हस्तक्षेप द्वारा वह शोध परिस्थिति को छोड़ने से पूर्व जो है कि अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी ऑफ डेटा। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द एनोनिमिटी ऑफ डेटा, यानी कि आंकड़ों की गुमनामी तथा गोपनीयता। आंकड़ों की गुमनामी तथा गोपनीयता। तो देखिए ये क्या होता है, तो अगर हम बात करें तो जो रिसर्च कंडक्ट की गई है, रिसर्चर ने जो रिसर्च कंडक्ट की गई है, उसमें जो भी सब्जेक्ट्स के डेटाज हैं
उसको उनकी इच्छा के बिना, उनकी परमिशन के बिना कभी भी रिसर्चर को रिवील नहीं करना है। यानी कि उसके डेटा को क्या रखना है, गोपनीय रखना है, जब तक सब्जेक्ट स्वयं न चाहें कि उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है साझा की जाए। यानी कि क्या है कि शोध के दौरान जो सब्जेक्ट से आंकड़े प्राप्त होते हैं उसको गोपनीय रखा जाए, उसको सार्वजनिक ना किया जाए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स जो हैं इसके लिए तैयार नहीं होते हैं कि उनके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हैं उनको सार्वजनिक किया जाए। लेकिन हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में इन सूचनाओं की गोपनीयता को जो है रिसर्चर उनकी परमिशन के द्वारा रिवील कर सकता है। इसके लिए उसकी परमिशन लेनी होगी। जैसे जब सब्जेक्ट्स को किसी बात का खतरा हो, तात्कालिक खतरा हो, इमीडिएट डेंजर हो सब्जेक्ट्स को, तब जो है रिसर्चर इसे रिवील कर सकता है। जैसे कि कोई मान लीजिए पुलिस, कोई कोर्ट आदि को बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है डेटा को। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि प्रयोज्य के गोपनीय आंकड़ों के बारे में महत्वपूर्ण विशेषज्ञों से बातचीत करना आवश्यक हो। अब जैसे मान लीजिए इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझिए। अब जैसे मान लीजिए कि सुशांत सिंह का जो केस चल रहा है उसमें बहुत से जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए 2-3 सब्जेक्ट्स हैं, रिया चक्रवर्ती है और उनके भाई हैं, तो ब्रदर एंड सिस्टर, तो उनके बारे में जो भी डेटा कलेक्ट किया गया है उसे तो पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने क्या है, रिवील तो करना ही पड़ेगा डेटा। बिना उसके जो है ये रिसर्च फाइनल डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएगी। तो इस कंडीशन में क्या है कि पर्सनल जो डेटा है उसको शेयर किया जा सकता है। और दूसरा क्या है कि तीसरी कंडीशन ये है कि जब जो सब्जेक्ट्स है वो खुद परमिशन देता है कि हाँ मेरा डेटा आप क्या है पब्लिक कर दीजिए, यानी सार्वजनिक कर दीजिए। तो ये कंडीशंस हैं डेटा को सार्वजनिक करने की। अगला देखिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी इन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, यानी कि प्रेक्षणात्मक शोधों में प्रयोज्य की गुप्ती पर प्रभाव। यानी कि देखिए क्या है, जो दिन प्रतिदिन के स्वाभाविक प्रेक्षण पर आधारित होते हैं, मतलब ऐसे शोध, ऐसे रिसर्च जो डेली टू डेली नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होते हैं, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होते हैं, ऑब्जर्वेशन पर आधारित होते हैं, उनमें कुछ नैतिक समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। क्यों उठ खड़ी होती हैं? क्योंकि ऐसे अध्ययन में जो होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसकी सूचित अनुमति, इन्फॉर्म कंसेंट नहीं भी मिल सकती है। अतः ऐसे अध्ययन में क्या होता है, यह रिसर्चर की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, यह रिसर्चर की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है सब्जेक्ट्स के गोपनीयता को, गुप्ती पर तथा उसके मनोवैज्ञानिक कल्याण का ध्यान रखे। अगर सब्जेक्ट्स इसकी अनुमति नहीं दे रहा है तो जो प्रेक्षणात्मक शोध है, जो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ उन्हीं स्थानों या परिस्थितियों में किया जाए जिस स्थान पर जो सब्जेक्ट्स है मनोवैज्ञानिक द्वारा परीक्षण किया जाना पसंद करता है। यानी कि अगर जो सब्जेक्ट्स है वो नहीं तैयार हो रहा है तो वो उसकी मनपसंद जगह पर ही, सब्जेक्ट्स की इच्छा अनुसार मनपसंद जगह पर ही वह शोध किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रॉड। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एथिक्स है कि रिसर्च, किसी भी रिसर्च प्रोसेस में जो है फ्रॉड जो है बहुत ही अनएथिक्स माना जाता है। जैसे छल द्वारा आंकड़ों का निर्माण करना, फ्रॉड का मतलब क्या है, छल द्वारा आंकड़ों का निर्माण करना। देखिए यानी फ्रॉड का मतलब यहाँ हुआ क्या, जब कोई रिसर्चर अपनी रिसर्च में अथवा अपनी स्टडी में, जब कोई रिसर्चर अपनी रिसर्च में अथवा अपनी स्टडी में डेटा का फैब्रिकेशन करता है, केवल एक लाइन में समझ जाइए, डेटा का फैब्रिकेशन करता है, यानी कि फैब्रिकेशन ऑफ डेटा इज फ्रॉड। यानी कि जब कोई रिसर्चर डेटा, फेक डेटा तैयार करता है अपने शोध में, या फिर डेटा का निर्माण स्वयं कर लेता है, तो ये क्या कहलाता है, फ्रॉड कहलाता है रिसर्च के टर्म में। और ये बहुत ही अनएथिकल है। यानी कि जब हम कोई शोध ऐसा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप बच्चों के आईक्यू लेवल से रिलेटेड कोई शोध कर रहे हैं,
तो आपने क्या डेटा क्या किया, मान लीजिए स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट का सारा डेटा क्या है यहाँ पर कॉपी कर लिया बच्चों के आईक्यू का। तो यानी ये क्या कर लिया, ये आपने फेक डेटा का निर्माण कर लिया है। कुछ डेटा आपने वहाँ से कॉपी कर लिया और कुछ डेटा आपने खुद से डाल दिए। तो ये क्या है, ये अनएथिक्स है रिसर्च का, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लास्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट है प्लेगरिज्म, साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी को भी एक रिसर्च एथिक्स के खिलाफ माना गया है, प्लेगरिज्म को, और इसके लिए बहुत सी सजाएं भी अब भारत सरकार ने निर्धारित कर दी है। इंटरनेशनल सोसाइटी में भी प्लेगरिज्म को बहुत ही, साहित्यिक चोरी को बहुत ही बड़ा अपराध माना गया है। देखिए प्लेगरिज्म है क्या, प्लेगरिज्म रिफर्स टू मिस रिप्रेजेंटिंग अनदर्स वर्क एज योर वन ऑन, यानी कि मिस रिप्रेजेंटिंग अनदर्स वर्क एज योर ऑन। जब हम दूसरे के काम को अपना बनाकर अपने रिसर्च में शामिल कर लेते हैं, या दूसरों के सेंटेंस को, दूसरे की लाइनों को, दूसरे के पैराग्राफ को, यानी किसी दूसरे रिसर्चर के पैराग्राफ को, लाइन को, उसके कोट्स को, उसकी स्टडी को अपना बना लेते हैं बिना उसका नाम मेंशन किए, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्लेगरिज्म या साहित्यिक चोरी। तो ये क्या है, रिसर्च एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ है। प्लेगरिज्म कैन टेक द फॉर्म ऑफ सबमिटिंग एन एंटायर पेपर रिटन बाय समवन एल्स, यानी प्लेगरिज्म हम किसे कहते हैं, प्लेगरिज्म हम इसे भी कह सकते हैं कि किसी दूसरे का रिसर्च पेपर है, उसे आपने अपना नाम डालकर पब्लिश कर दिया, ये क्या है, ये प्लेगरिज्म है। तो प्लेगरिज्म के लिए बहुत सी सजाएं हैं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। प्लेगरिज्म करना अब बहुत ही कठिन काम हो गया है, क्योंकि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसकी मदद से तुरंत पता चल जाता है कि हाँ आपने प्लेगरिज्म कर दिया है, प्लेगरिज्म का यूज़ किया है। तो प्लेगरिज्म, देखिए प्लेगरिज्म से बचने के लिए करना क्या है, आपको, आप जिस सोर्स से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उस सोर्स का नाम, पेज नंबर, उस सोर्स का नेम, पेज नंबर और क्या लाइन ली है वो डिटेल में लिखिए। किस ऑथर का, किस राइटर की लाइनें आपने कॉपी कर रहे हैं, आप उसको, आपको मेंशन करना होगा। साइटेशन, आपने नाम सुना होगा, आपको साइटेशन करना ज़रूरी है, नहीं तो अगर आप साइटेशन नहीं कर रहे हैं अपनी रिसर्च में तो ये आपका प्लेगरिज्म की कैटेगरी में आ जाएगा और आप एक इलीगल काम कर रहे होंगे। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या देखा कि रिसर्च एथिक्स क्या है, इन सबको फॉलो करना रिसर्च की फील्ड में अत्यंत ही आवश्यक है। यदि हम इसे फॉलो नहीं करेंगे तो हम एथिकल रिसर्चर नहीं कहलाएंगे। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।